and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am Amrita and today we will be starting the last part of this chapter, that is money and credit. Now, the last topic is variety of credit arrangements. तो हमने पढ़ा था कि credit क्या होता है, what is credit, from where do we get credit, credit अच्छा होता है या बुरा होता है. Now, credit is also known as loan. और लोन्स हमें बैंक से तो मिलता ही है, बट इन दिस चैप्टर टुडे वी विल रीड दैट देयर आर अदर सोर्सेज एज वेल फ्रॉम वेयर वी गेट credit or loan. So let's start. Okay. So there is a village. एक village में, एक गांव में there are a group of people जो different लोगों से credit लेते हैं. कोई बैंक से लेता है, कोई money lender से लेता है, कोई अपने employee से लेता है. तो there are different sources. Now there are two friends, Rohit and Ranjan. There are two friends and these two friends are talking about the credits. उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा and they are going to the village. गांव में जाके वो पता करते हैं different people से कि वो कहाँ से credit लेते हैं. Now, what do they know? They wanted to know that who are the people who provide credit. कि people, लोगों को credit कहाँ से मिलता है. हम चाहते हैं credit लेना, but हमें credit देता कौन है. Now, who are the borrowers? कौन लेता है. What are the terms of credit? हमने last class पढ़ा था कि what are the terms of credit. पढ़ा था ना, collateral securities, terms and conditions, बहुत सारे थे. तो ये सारे जो terms of credit है वो different है for different lenders. Now मेरे लिए अगर मैं lend करूंगी मेरा policy different होगा. बैंक अगर लोन देगा बैंक का पॉलिसी डिफरेंट होगा. सो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिफरेंट lenders. They decided to talk to some people in the village. अब वो क्या करते हैं, ये दो फ्रेंड्स रोहित और रंजन, वो अपने गांव में जाके अपने विलेजर्स से, मतलब लोगों से बात करके ये सारे जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर पता कर. ओके. नाउ 15 नवंबर 2019, कब की बात हो रही, 2019 में हम गांव में जाते हैं एंड हम देखते हैं कि वहां पे यूजुअली इन द विलेजेस, इन द rural areas, the main source of occupation is agriculture. तो वहाँ पे farmers को लोन लेना पड़ता है. ठीक है, तो हम जाते हैं कहाँ, to the fields where most farmers and laborers would be working at the time of the day. तो बहुत सारे farmers काम करते होते हैं farm में and क्या उगाते हैं, they are planting पोटैटो उगाते हैं, आलू उगाते हैं. तो हमने पहले कौन से फार्मर से बात की, शामिल. हमने शामिल से बात की. अब शामिल क्या है, शामिल एक छोटा सा फार्मर है and he tells us that every season he needs loan for cultivation. Now point to be noted, he needs loan for what, for cultivation के लिए जो पोटैटो वो उगाता है उसके लिए उसको लोन चाहिए होता है. and he has 1.5 acres of land, मतलब 1.5 एकड़ लैंड में वो पोटैटो ग्रो करता है. Now, till a few years back, he would borrow money from a village money lender. तो कुछ साल पहले तक वो किसके पास से लोन लेता था, money lender. Now, who is a money lender? Money lender is someone who provides loan. जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो लोन में पैसे दूसरों को देता है, ब्याज लेता है, मतलब इंटरेस्ट लेता है, and he earns from that interest. ठीक है, तो मनी लेंडर यूजुअली हर गांव में एक कोई ना कोई मनी लेंडर होता है who provides loan. Now, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो मनी लेंडर कितने इंटरेस्ट रेट पे, कितने ब्याज पे पैसा देता है, 5% पर मंथ. 5% पर मंथ मतलब हो गया आपका 60% पर ईयर. ओ माय गॉड, इतना तो कोई भी बैंक नहीं देता है, राइट? For the last few years, Shamil has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3%. बहुत पहले वो 5% इंटरेस्ट रेट पे लेता था. अभी जिसके पास से वो एक ट्रेडर से पैसा ले रहा है और उसका इंटरेस्ट 3% पर मंथ, मतलब 36% पर ईयर. दैट इज कंपैरेटिवली लो दैन 60%. Now, at the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit.
तो फार्म इनपुट ऑन क्रेडिट मतलब इनपुट मतलब जो चाहिए होता है उगाने के लिए, यूजुअली जो फर्टिलाइजर्स को हम इनपुट बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू ग्रो अ क्रॉप। तो वो जो इनपुट देता है वो किसमें देता है? क्रेडिट। मतलब पहले इनपुट दो, पहले फर्टिलाइजर्स दो फ्री में, बाद में पैसा लेना व्हेन, जब हार्वेस्ट का टाइम होता है। तो पैसे वापस कब करता है वो? हार्वेस्ट में क्या होता है? यूजुअली हार्वेस्ट मतलब द प्रोडक्शन इज कंप्लीट, अब आलू को हम लेके मार्केट में सेल करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का काम हो गया, तो हार्वेस्ट के टाइम में पैसे वापस करना होता है शामिल को, ट्रेडर को पैसे वापस करना है। Now, besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. तो ये जो ट्रेडर है वो कम परसेंट में तो इंटरेस्ट में लोन देता है, 36% में तो वो लोन देता है, बट क्या बोलता है फार्मर को, शामिल को बोलता है कि मैं आपको 36% इंटरेस्ट में आपको लोन दूंगा, बट आप जो आलू उगाओगे वो मुझे दोगे। कितना? कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ आलू आप मुझे दोगे। तो ये उसका टर्म्स है। किसका टर्म्स है? ट्रेडर का। ये जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर का ऐसा कोई टर्म्स नहीं था, उसका परसेंटेज ज्यादा था, 60% था, इसका परसेंटेज कम है, बट ये कहता है कि मुझे आप आलू उगा के भी मुझे आप सेल करोगे। ठीक है, promise to sell. This way the trader can ensure that the money is repaid promptly. तो ट्रेडर वो उसका वो पॉलिसी है कि आप पैसे मुझे बाद में दोगे, एज वेल एज आलू भी मुझे आप सेल करोगे। Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmers. तो जब हार्वेस्ट के टाइम में क्या होता है कि कम हो जाता है प्राइस, तो प्राइस कम हो जाता है, तो जितने पैसे में उसको सेल करेगा वो प्राइस कम है, तो प्रॉफिट यहाँ पे किसका हुआ? ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर ने कम पैसों में आलू खरीदा और उसको प्रॉफिट हुआ बिकॉज उसका पैसा कम लगा। नाउ from the farmer and the selling it later when the price has risen. तो क्या करता है ये जो ट्रेडर है, he is so clever, what he does that जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तो आलू का प्राइस बहुत कम होता है, तो उस प्राइस में कम। now for example हार्वेस्ट के टाइम में आलू का प्राइस है ₹10 per kg, तो ₹10 per kg में ट्रेडर शामिल से खरीदता है 10 किलो, मतलब 100 रुपीज में वो 10 किलो आलू खरीदता है फ्रॉम शामिल। नाउ हार्वेस्ट के टाइम में वो खरीद के अपने पास रख लेता है, 10 किलो रख लेता है। नाउ वापस जब मार्केट में जब 15 रुपया पर किलो हो जाता है, पर इट इज ₹15 पर किलो, तब वो सेल करता है ये 10 kg, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ? 150 में वो सेल किया, 100 में खरीदा, 50 रुपए उसके प्रॉफिट हो गए। तो इस हिसाब से वो क्या करता है, वो ट्रेडर अपना प्रॉफिट कमाता है। तो उसके पॉलिसीज क्या है कि मैं तुम्हें लोन दूंगा 36%, बट आपको हार्वेस्ट के टाइम में, मतलब जब प्राइस कम होता है उस टाइम में यू हैव टू सेल इट टू मी। क्लियर? नेक्स्ट इज अरुण। पहले शामिल था, नाउ नंबर सेकंड इज अरुण। अरुण क्या है? अरुण भी एक फार्मर है हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर। वो क्या है? एक सुपरवाइजर है, विलेजर ही है लेकिन एक सुपरवाइजर है। एंड अरुण के पास कितना एकर्स ऑफ लैंड? इज 7। शामिल छोटा फार्मर था, ये थोड़ा बड़ा है, इसके पास 7 एकर्स ऑफ लैंड है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्संस इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। Now what happened? Since Arun is a big farmer, मतलब शामिल तो छोटा फार्मर था, ये बड़ा फार्मर है, उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, 7 एकर्स का लैंड है, तो वो मनी लेंडर से मनी नहीं लेता, वो किससे मनी लेता है? फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो शामिल कहां से लेता था? फ्रॉम मनी लेंडर। अरुण कहां से लेता है? फ्रॉम बैंक, बिकॉज ही हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड एंड वो उन लोगों में से है, few people, one of the few persons, बहुत कम लोगों में से अरुण है जो पैसे कहां से लेता है? फ्रॉम बैंक। ठीक है, we always know that बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है ना लोन का इंटरेस्ट। just see that the loan interest rate of bank is 8.5 and money lenders का इंटरेस्ट रेट क्या था? 36% या 60%। ये 8.5% पर
एनम है, एक साल का 8.5% है, बट उसका क्या था, पूरे महीने का था 5%, राइट? सो सी द डिफरेंस। नाउ एंड बैंक क्या बोलता है कि आप मुझे कभी भी रिपे कर सकते हो 3 साल में, 3 साल में कभी भी रिपे कर सकते हो, बट वो क्या बोला था मनी लेंडर्स एंड मनी ट्रेडर्स का, क्या था, हार्वेस्ट के टाइम ही आप मुझे रिपे करो, हार्वेस्ट के बाद ही रिपे करो। सो यहाँ पे जो लिवरेज है वो ज्यादा है, 3 साल, बट वहां पे क्या था, ओनली हार्वेस्ट तक, नॉट इवन अ फुल ईयर। Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. तो अरुण बोलता है कि 3 साल के पास मेरे पास 3 साल का टाइम है, बट मैं कब रिपे करूंगा, हार्वेस्ट के बाद। हार्वेस्ट के बाद क्या होता है, यूजुअली हार्वेस्ट के बाद हम वो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन हो जाता है उसको हम सेल करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट जब मैं सेल करूंगा, मेरे पास जो पैसे आएगा उस पैसे से मैं आपका लोन रिपे कर दूंगा, ये अरुण सेज टू बैंक। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan. Now, आलू एक ऐसा वेजिटेबल है जिसको हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके उसको चलाते हैं, राइट? तो पूरे साल इसका हार्वेस्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर एक टाइम ऑफ द ईयर में हार्वेस्ट करके उसको हम कोल्ड स्टोरेज करते हैं। अरुण क्या करता है, उसको पैसे रिपे करना होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा आलू, जितने का वो लोन लिया है उतने अमाउंट का वो आलू सेल करके जो पैसा आता है वो लोन रिपे करके बाकी जो आलू है एज अ कोल्ड स्टोरेज वो स्टोर करता है, एंड देन अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीट। ना ये जो कोल्ड स्टोरेज रिसीट हो गया ना, ये एक तरह से कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया। अब वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बोलेगा देखो मेरे पास अभी भी 100 किलो आलू कोल्ड स्टोरेज में है, उसके बेसिस पे उसको फ्रेश लोन बैंक देता है। नाउ बैंक ऑलवेज, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में बैंक लोन देता है अगेंस्ट अ कोलैटरल सिक्योरिटी, अगेंस्ट अ एसेट, एक एसेट के बेसिस पे ही आपको वो लोन देगा। तो ये क्या करता है, सो क्लेवर, ही कीप्स अमाउंट सम पोटैटोज इन द कोल्ड स्टोरेज अगेंस्ट विच ही गेट्स अ फ्रेश लोन, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज का जो पोटैटोज है वो किसका काम करता है, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. Now बैंक उसको easily ले लेता है। बैंक easily उसको लोन क्यों देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसने मेरे ही बैंक से लोन लेके इसने हार्वेस्ट की, तो ये अच्छा है, जेन्युइन बंदा है, सिक्योर है, इसीलिए उसको वापस से लोन बैंक देती है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा होता है, इसके प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि 7 एकर्स का लैंड है, बिग फार्मर है, ही इज एबल टू रिपे, एंड ऑल्सो इसके पास कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी है, ही स्टोर्स हिज पोटैटो, तो इसको बैंक इजीली लोन देता है। क्लियर? नाउ लास्ट विल कंपेयर। अब नाउ देखना, थर्ड इज रामा, थर्ड विलेजर इज रामा। Rama is working in a neighboring field. He is working in a neighboring field. She works as an agriculture laborer. Now, she is also agriculture labor का काम करती है। There are several months of the year when Rama has no work. Now, ये भी बहुत छोटी सी एक फार्मर है, एंड इसके पास भी बहुत सारा लेबरर है, एंड बहुत सारे मंथ शी इज अनएम्प्लॉयड, इसके पास काम नहीं होता है। नाउ अगर उसके पास काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली पैसों की कमी होगी, पैसों की कमी होगी तो शी हैज टू टेक लोन, राइट? Now she needs credit to meet daily expenses on sudden illness. Now usually हमें लोन किस लिए चाहिए होता है, शादी या फिर कोई बड़ी बीमारी। सो ये जो है, ये रामा बहुत ही छोटी सी एक लेबर है, इसको भी पैसे चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि उसको जो डेली का खर्चा चलाना है, या फिर अचानक से बीमार पड़ गया, या फिर कोई शादी हो गई, तो ये सब रीजंस के लिए शी रिक्वायर्स लोन। नाउ वो कहाँ जाएगी, she has to depend on her employer. Now what is employer? जिसके अंडर में वो काम करती है, she was a labor, so जिसके अंडर में वो काम करती है वो employer, उसी से पैसे मांगती है वो कि मुझे पैसे दे दो। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टोरी में शामिल किससे पैसे मांगता है, मनी लेंडर ट्रेडर। सेकेंड हमने पढ़ा था अरुण किससे मनी मांगता है, बैंक, एंड रामा किससे मांगती है, एम्प्लॉयर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट। तो ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये भी बहुत बड़ा मनी लेंडर नहीं रहता है, ये एक छोटा सा मीडियम लैंड ओनर रहता है, मतलब वो उसके पास एक लैंड होता है, ओनर मतलब ही ओन्स अ लैंड, उसका अपना खुद का एक लैंड है, जमीन है, उसका खुद का जमीन है, तो वो पैसे
उसके पास पैसा होता है टू गिव लोन, तो वो लोन देता है लोगों को। किसको देता है? रामा को। ठीक है। The landowner charges us interest rate of 5% per month, same मतलब 60% per annum। सालाना 60% अगर 5% पर मंथ हुआ तो रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। तो अब क्या करती है रामा लोन लेती है 60% पर ईयर के इंटरेस्ट में, एंड वो कैसे रिपे करती है? आप उसके अंडर में काम करके, वो काम करती है, वही उसका रिपेमेंट होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड। अब वो इतनी छोटी सी एक लेबर, उसके पास पैसा होता ही नहीं है, तो वो जितना वो रीपे करती है, करने का टाइम आता है उसके पहले उसको वापस से पैसों की जरूरत होती है। तो जस्ट थिंक कि 60% इंटरेस्ट इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट? ना अगर 1 लाख, सपोज अगर उसने 1 लाख का लोन लिया है एंड इंटरेस्ट उस पे अगर 60% अगर इंटरेस्ट है तो 60,000 तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया ना। 1 लाख का उसने लोन लिया है, बट उसको वापस कितना करना है? 1,60,000। तो 1,60,000 रिपे करने के पहले ही उसको पैसे की जरूरत हो जाती है, तो वो वापस से फ्रेश लोन लेती है। एंड though the landowner doesn't, at present she owes the landowner rupees 5,000, 5,000 उसको देने हैं। Though the landowner doesn't treat her well, she continues to work for him since she can get loan. तो ये जो लैंड ओनर है ना, वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि वो पुअर रहती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, बट फिर भी वो काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको उससे पैसे मिलता है। Now Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employees. तो जो लैंडलेस पीपल है मतलब जिसके पास खुद का जमीन नहीं है, लाइक रामा के पास खुद का जमीन नहीं होता है। अरुण एंड श्यामल के पास जमीन था ना, एक के पास 1.5 एकड़, एक के पास 7, पर इसके पास कोई जमीन नहीं होता, वो किसी और की जमीन में काम करती है। तो जिन लोगों के पास जमीन नहीं होता है, उसका सोर्स ऑफ लोन क्या है? कौन है? लैंड ओनर्स के पास लैंड होता है। दैट टू वो क्या करती है? डेब्ट ट्रैप में फंस गई ना। ये डेब्ट ट्रैप में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, डेब्ट ट्रैप। वो लोन उसका खत्म ही नहीं हुआ, नया लोन ले लिया। तो इस केस में रामा क्या करती है? डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, लोन के ऊपर लोन के ऊपर लोन। क्लियर? सो वी हैव रेड 3 स्टोरीज, श्यामल, अरुण एंड राम। नाउ 3 स्टोरीज में हमने 3 तरह के सोर्सेज ऑफ लोन देखा। मनी लेंडर, ट्रेडर, सेकेंड वाज बैंक, थर्ड वाज लैंड ओनर। ठीक है ना? ये है फॉर द विलेजर्स लोग इन लोगों से लोन लेते हैं। नाउ सेकेंड फॉर्म इज लोन फॉर्म कोऑपरेटिव। नाउ कोऑपरेटिव क्या होता है? तो वर्ड कोऑपरेटिव मतलब मिलके, है ना, ग्रुप्स। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है? कुछ लोग होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट। Beside banks, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies। मतलब कुछ members होते हैं, कुछ एक ग्रुप में members होते हैं, right? Members of a cooperative pool their resources। तो members होते हैं, वो सारे अपने कुछ पैसा लगाते हैं, right? In certain areas, there are several types of cooperative possible, such as farmers cooperative, weavers cooperative, industrial workers cooperative, etc. तो हर ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर में क्या होता है? कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लिया और अपना पैसे लगा के उसको एक ग्रुप में फॉर्म करके लोन का फैसिलिटी दिया। वहां पे सारे लोग किसके होते हैं? एग्रीकल्चर के। वीवर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स के जितने भी वीवर्स है, ठीक है, कुछ लोग, नॉट ऑल, दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो वीवर्स सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। 5 जने, 6 जन, 10 जन, 15 जन मिलके ग्रुप बना लिया एंड सब एक कुछ पैसा इकट्ठे, कैसे मैं 10,000, आप भी 10 सब लगा के एक अमाउंट हो गया, वो लोन बन गया। 10 जन अगर 10 हजार अगर लगाएंगे तो 1 लाख हो गया। अब जिसको चाहिए 1 लाख, वो 1 लाख ले लो एज अ लोन। तो वो एक कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी बन जाती है विद इन द सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग, weavers or agriculture or industry. Now we will read about Krishak Cooperative. What is Krishak Cooperative? It functions in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as a members. और यहाँ पे कितने members है?
2300, तो इसमें 2300 मेंबर्स है. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम विद इन द मेंबर्स. नाउ जो ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. सिंस इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये बहुत लोग होते हैं ना. जस्ट इमेजिन 2300 मेंबर्स है एंड सबने अगर 1000 रुपए भी दिए, तो 2300 पीपल इनटू 1000. So just imagine the amount. 23 लाख, हजार रुपए देके 23 लाख अमाउंट हो गया. अगर सबने इतने अमाउंट दिया तो ये डिपॉजिट देते, 1000 रुपए करके सबने डिपॉजिट किया, ठीक है. विद दिस डिपॉजिट एज कोलैटरल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक. और क्या हुआ कि सबने इकट्ठे कर लिए 23 लाख, 23 लाख. अब क्या होगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में से सपोज किसी एक को पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो वो कोलैटरल के हिसाब से, एसेट के हिसाब से क्या दिखाएगा, 23 लाख. देखो मेरे पास 23 लाख है, अब इसके अगेंस्ट में मुझे 50 लाख का लोन दो, तो इसके अगेंस्ट में या तो मुझे एक अमाउंट लोन दो. तो वो जो ये जो 23 लाख है, इट विल वर्क एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. कि अब फिर बैंक देखेगा ना, सपोज इसमें से अगर एक फार्मर जिसके पास तो 23 लाख नहीं है, तो बैंक बोलेगी आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक मना कर देगी उसको लोन देने में. लेकिन अगर वो हर किसी का डिपॉजिट लेके बैंक को दिखाएगा कि देखो 23 लाख का कोलैटरल सिक्योरिटी है मेरे पास, तो उसके अगेंस्ट में बैंक उसको लोन देगा, ठीक है. सो दिस इज नोन एज अ कोऑपरेटिव. सबका पैसा है उसमें, सबका पैसा है, बट लोन मिलेगा सिर्फ एक जन को, या वन हु विल अप्लाई फॉर दैट लोन. सो दिस जो ग्रुप का काम होता है वो क्या करता है, सारा अपना पैसा लेके एज अ सिक्योरिटी काम करता है टू टेक द लोन, राइट. These funds are used to provide loans to members. ठीक है. Now once these loans are repaid, another round of lending can take place. Now suppose 23,000 फार्मर्स का 23 लाख रुपए हो गया, उसमें से 10 जने को लोन चाहिए, तो 23 लाख को दिखा के, सिक्योरिटी दिखा के बैंक से हम लोन लिए, एंड उसी लोन से हमने जिसको लोन चाहिए वो, बैंक को नहीं पता कि इतने लोगों ने लोन लिया. बैंक को तो पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमारे पास ये आया था, हमने लोन दिया था. नाउ बैंक ने सपोज एक अमाउंट लोन दिया, सपोज बैंक ने 20 लाख का लोन दिया, नाउ सॉरी 30 लाख का लोन दिया. नाउ 30 लाख का लोन एक जने नहीं लेगा, whoever requires. 23,000 में नॉट सॉरी 2300 में, आई एम सो सॉरी 2300 फार्मर्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक जन या 2 जन को चाहिए होता है, 10 जन को भी लोन चाहिए होगा, 15 जन को भी लोन चाहिए होगा. तो 10 जने या 15 जने वो जो 30 लाख लोन लिए थे, वो अपना अपना, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, जिसको जितना अमाउंट चाहिए उस लोन में से अपने बांट लेते हैं. क्लियर. नाउ ऐसे करके वो फिर से लोन लेते हैं, एंड कोलैटरल सिक्योरिटी का काम कौन करता है, 23 लाख. ठीक है. कृषक कोऑपरेटिव. कृषक कोऑपरेटिव का क्या बेनिफिट है, इट प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स. कृषक फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, कृषक मींस फार्मर. तो ये जो लोन लेता है, क्यों लोन लेता है, व्हाई, द अमाउंट ऑफ द फंड इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड. नाउ ये हमने पहले पढ़ा था ना कि अरुण श्यामल दे नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन, they also needs loan for cultivation, for trade and fishery loan. now यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फिशिंग करते हैं, तो फिशिंग के लिए भी उसको लोन चाहिए होता है. also for cultivation, loans for construction of houses and for variety of other expenses. so what are the purposes for loan? it can be fishery, it can be agriculture, it can be constructions, it can be cultivation. so multiple purposes के लिए they take loan. clear. cooperative की समझ में आ गया. now some few question answers. list the various source of credit in Sonpur. what are the various sources? money lender, trader and landowner. Underline various uses of credit in Sonpur in the above passage. so what are the uses of credit? Cultivation, illness, marriage, these all are the purpose for which the loan has been taken. Okay. Compare the terms of credit for the small farmer,
द मीडियम फार्मर एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चर। लैंडलेस कौन था? रामा। स्मॉल फार्मर कौन था? श्यामल। एंड मीडियम फार्मर कौन था? अरुण। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट तीनों के लिए अलग था। तीनों के लिए अलग क्या था? पहले जो श्यामल था उसके लिए क्या था कि वो सेल करेगा क्रॉप किसको? अरुण को, जिससे सॉरी सेल करेगा क्रॉप मनी लेंडर को, जिसने उसको पैसे दी उसको वो अपना क्रॉप सेल करेगा, उसके लिए टर्म्स ये था। सेकंड किसका था? सेकंड अरुण के लिए टर्म्स क्या था कि वो कभी भी जब भी चाहे 3 साल में वो पेमेंट करेगा। एंड व्हाट वाज फॉर रामा? रामा के लिए था कि आप मेरे अंडर में काम करके उसको रीपे करो। तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज थी, राइट? Why will Arun have a higher income from cultivation compared to Shamal? अरुण के पास ज्यादा होगा क्योंकि अरुण के पास ज्यादा प्रोडक्शन था, कोलैटरल सिक्योरिटी था उसके पास। कोलैटरल सिक्योरिटी से वो फ्रेश लोन लेके अपना इनकम हाई करता था। कोलैटरल सिक्योरिटी से वो लोन लेता था, लोन से वो ज्यादा प्रोडक्शन करता था। एंड अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ऑब्वियसली इनकम भी ज्यादा होगा। एंड उसका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि सिंस वो बैंक से लेता था लोन तो इंटरेस्ट रेट भी लो था, राइट? बट व्हाट वाज फॉर श्यामल? श्यामल के लिए उसका इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा था, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट। क्लियर? व्हाई इट वाज डिफरेंट फॉर, व्हाई वाज डिफरेंट फॉर अरुण एंड श्यामल? Can everyone in Sonpur can get it at a cheaper rate? Who are the people who can? Can everyone get? No, everyone cannot get, क्योंकि सबके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, सबके पास ज्यादा पैसा नहीं है, एसेट नहीं है। तो उसी को लोन मिलेगा जिसके पास एसेट है, जिसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी है, सिर्फ उसी को चीप रेट में लोन मिलेगा। बाकी सब तो मनी लेंडर के पास जाएंगे, लैंड ओनर के पास जाएंगे, एंड मनी लेंडर एंड लैंड ओनर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। बाकियों का मतलब बैंक के पास वही जाएगा जिसके पास कोलैटरल होता है, एंड बैंक का रेट हमेशा कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। Over the years, Rama's debt will rise. Obviously, it will rise. Arun is one of the few people in Sonpur to take a bank loan because other people in the village prefer to borrow from the money lenders. Bank demand collateral which everyone cannot provide. Interest rate on bank loan is same as the interest? No, because बैंक डिमांड्स कोलैटरल। बिना कोलैटरल के आप लोन नहीं ले सकते हो, सबके पास कोलैटरल होता नहीं है। दैट्स व्हाई एवरीवन कैन नॉट अवेल द लोन। टॉक टू सम पीपल टू फाइंड आउट द क्रेडिट अरेंजमेंट। और ये आपकी एक्टिविटी है, यू कैन टॉक टू द पीपल एंड कैन लर्न दैट व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट, हमने अभी तक ये पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। Now this is something formal sector credit in India. Now हम पढ़ेंगे कि हमने अभी जो पढ़ा है, दो टाइप के पढ़ा ना हमने, एक बैंक, एक मनी लेंडर या लैंड ओनर। नाउ इन दोनों को अगर मैं पूछूंगी आपसे कि कौन फॉर्मल है या कौन इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब जिसकी पॉलिसीज फिक्स्ड होते हैं, कि एक टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो फिक्स्ड है, लाइक बैंक्स। एंड इनफॉर्मल क्या होता है कि अपने हिसाब से पॉलिसीज चेंज कर लो। ये मनी लेंडर्स जो है ये अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है, जिससे जो किसी को 60% में दिया लोन, किसी को 50%, किसी को 20%, अपने रिश्तेदार है, अपना दोस्त है तो 10%। बट बैंक रिश्तेदार हो, दोस्त हो, स्ट्रेंजर हो, हर किसी को सेम इंटरेस्ट रेट पे देगा। दिस इज डिफरेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट? नाउ cheap and affordable credit is crucial for the country's development. The various type of loan can be grouped as follows. Now हमारी जो country का हमारा government क्या बोलता है कि आप सबको cheap rate में लोन दो। Why? अगर आप cheap rate में लोन दोगे तो people will do more and more production, development ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा आएगा इजीली, तभी तो वो डेवलपमेंट में काम करेगा, तभी तो दे विल एक्सप्लोर, दे विल प्रोड्यूस एंड इट विल हेल्प टू ग्रो आवर नेशंस जीडीपी ग्रो करेगा। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट द मेन पर्पस इज टू गिव चीपर लोन रेट, ठीक है। नाउ फॉर्मल सेक्टर इज बैंक, फॉर्मल सेक्टर हमेशा बैंक होता है,
These are the loans from bank and cooperative. तो cooperative भी फॉर्मल है क्योंकि cooperatives भी क्या करते हैं कि अपने पूल में अपने एक मेंबर्स होता है, फिक्स पेपर्स मेंटेन करता है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, हर किसी से पैसा लेता है, फिर बैंक के पास जाता है. These all are formal things. Okay. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. Now, आपने कभी सोचा ये जो बैंक्स है, ठीक है, ये जो बैंक्स है ना, ये बैंक्स भी तो अपने हिसाब से मनमानी कर सकते हैं कि चलो भाई इसको मैंने 5% पे दिया, इसको 10% पे दिया, बट बैंक्स नहीं करते. क्यों? क्योंकि इतने जो सारे जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स मतलब ये जो पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गए, दीज आर नोन एज कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक्स अपना मनमानी नहीं करता है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बैंकर्स ऑफ बैंक. आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक और द सेंट्रल बैंक. ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, आरबीआई बैंक जो होता है वो एक हेड होता है. वो देखता है कि ये जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, वो अपना सही से काम कर रहा है या नहीं. अगर एसबीआई सपोज पार्शलिटी किया, किसी से 5% लोन दिया, किसी को 7% लोन दिया, तो आरबीआई उसको सीज कर देगा. आरबीआई बोलेगा नो, यू कैन नॉट गिव द लोन. तो एक हेड होता है सुपरवाइज करने के लिए, आरबीआई है. इसीलिए कमर्शियल बैंक्स गड़बड़ नहीं करते. बट इनफॉर्मल में कोई इसका हेड नहीं होता है, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है, इसलिए वो अपना मन माने. राइट. सो our banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and what rate. तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं बैंक को. एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ऑल द बैंक्स दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, अ लिस्ट मेंटेन करता है कि मैंने इसको इतनी लोन दिया, इतने परसेंट पे इंटरेस्ट पे लोन दिया. एंड ऑल द लोन जो पूरा समरी होता है वो किसको देना होता है? आरबीआई को. कि दिखाना होता है आरबीआई को कि देखो आई हैव गिवन these loans. So they maintain proper documentation या proper एक format होता है, proper उनके process होते हैं, rules होते हैं. They follow a process. But informal sector में क्या होता है? These are the loans from money lender, one, टू ट्रेडर, श्यामल जिससे लेता था, एम्प्लॉयर्स, रामा जिससे लेती है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हम दोस्त या फ्रेंड से भी लेते हैं ना. कभी हम बोलते हैं कि ब्याज के हिसाब से आप ये दे दो. आपने दोस्त को दिए हैं 5,000, दोस्त बोलता है कि ब्याज के रूप से आप 5,000 के बाद मुझे रेस्टोरेंट में खिला देना, है ना. तो ये मनमानी अपने हिसाब से. कोई दोस्त बोलता है कि चलो 5,000 ले रहे हो, आप जब भी वापस करोगे 5,000 के साथ आप मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना, 6,000 देना. या फिर चलो 5,000 दो, 5,000 के साथ मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दे देना कोई. सो दीज आर द क्रेडिट पॉलिसीज विच दे फॉलो, दे मेक बाय देयर ओन. कोई फिक्स कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सुपरवाइज करने वाला आरबीआई नहीं है, तो वो अपने मनमानी करता है. मनी लेंडर्स क्या बोलते हैं? मेरे पास काम करो, या फिर मुझे अपना आधा हिस्सा क्रॉप सेल कर दो, या फिर मुझे कम दाम में मुझे सेल करो. These all are the terms and policies made by the informal people. ठीक है? There is no organization which supervises the credit activities. कोई RBI ऐसा कोई नहीं होता है. There is no one to stop them from using unfair means. Unfair means तो कर ही रहा है ना. जैसे रामा के साथ वो unfair कर रहा था उसका एम्प्लॉयर कि आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा. So गंदे से ट्रीट करता था क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था. He was one and only sole responsible. Clear? नेक्स्ट ग्राफ में देखो कि पीपल टेक लोन फ्रॉम वेयर. नाउ देखो सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पर ₹1,000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड. ये जो है रूरल मतलब विलेज का ये ग्राफ है. जस्ट सी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से कितने विलेजेस लोन लेते? 8%. 8% पीपल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से लेते हैं. गवर्नमेंट से ओनली 1%, अदर इंस्टीट्यूशन से ओनली 2%, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25%. सबसे ज्यादा देखो मनी लेंडर से करते हैं 33%. सो जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं ना वो बैंक या फिर फॉर्मल लोन नहीं लेते, फॉर्मल सोर्सेस से लोन नहीं लेते, इनफॉर्मल सोर्सेस से ज्यादा लेते. देखो यहाँ पे 33% लिया है. Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources. Now formal sources से हम प्रेफर क्यों करते हैं लोन लेना? क्योंकि आरबीआई सुपरवाइज करता है. पर यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम विलेजेस में सब मनी लेंडर्स से क्यों लोन लेते हैं? व्हाई नॉट फ्रॉम बैंक, व्हाई नॉट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेस? मनी लेंडर हो गया इनफॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया ना. व्हाई?
क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि वो पुअर होते हैं, उनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी देने लाइक कोई एसेट नहीं होती. दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे प्रेफर इनफॉर्मल सोर्सेज और द मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स और द एम्प्लॉयज इनफॉर्मल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं. Right. So there is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. Informal sector में क्या है? Formal sector में RBI होता है, informal में कोई भी नहीं होता है. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest rate on loan. हमने देखा था 60%, 36%, and bank only 8.5 to 10% maximum charge करता है for a year. But money lenders अपने हिसाब से 36, 60. Okay, so the cost to the borrower of informal loan is high. इसलिए informal loan में ज्यादा होता है, but formal में कम होता है. क्यों? क्योंकि RBI रहता है ना रेगुलेट करने के लिए, right? Now ये ग्राफ 2 है. Now ग्राफ 2 में देखो poor households. Now purple is from the formal sector. ये formal है and ये इनफॉर्मल है. देखो पुअर लोग इनफॉर्मल पे ज्यादा रिलाई है. 85% ऑफ द पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल. नाउ हाउस होल्ड विद फ्यू, जिसके पास कम एसेट है, ज्यादा एसेट नहीं है, वो भी 53% ऑफ पीपल. एसेट ही नहीं, इनके पास तो एसेट है ही नहीं, तो बेचारे के पास एसेट नहीं है, तो फॉर्मल के पास तो जा ही नहीं सकते, बैंक के पास तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि दे नीड कोलैटरल सिक्योरिटी. फ्यू एसेट, उनके पास कम एसेट है, ज्यादा एसेट है ही नहीं, तो अगेन वो कोलैटरल सिक्योरिटी कैसे चार्ज करेगा? नहीं चार्ज कर सकता है ना. इसीलिए कुछ कुछ लोग ही जाते हैं टू फॉर्मल. नेक्स्ट इज वेल ऑफ हाउस. वेल ऑफ मतलब रिच, थोड़ा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी देने लायक सिक्योरिटी है, वो देखो 72% जाते हैं फॉर्मल सेक्टर में. 72% ज्यादा हो गया है, देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे. इनकम जिसका अच्छा है, रिच जितना अच्छा है, जितना पैसा है उतना फॉर्मल है. मतलब रिच पीपल गो टू फॉर्मल सोर्सेस. क्यों? क्योंकि फॉर्मल सोर्सेस में दे हैव इनफ ऑफ एसेट. पैसा ज्यादा है मतलब एसेट ज्यादा है, एसेट ज्यादा है मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी देने लायक पैसा है. सीएस, कोलैटरल सिक्योरिटी देने लायक एसेट है उसके पास. रिच हाउ? नाउ एक हो गया वेल ऑफ, एक हो गया रिच, मतलब बहुत पैसा, इसके पास बहुत पैसा है, तो 90% बैंक. यूजुअली हमने देखा है कि हम बैंक के पास ही जाते हैं. क्योंकि हमारे पास एसेट है, कोलैटरल सिक्योरिटी देने लायक पैसा है, एसेट है हमारे पास. दैट्स व्हाई वी गो टू बैंक. पुअर लोग, उसके बेचारों के पास तो कोलैटरल सिक्योरिटी लाइक एसेट भी नहीं होता है, एंड वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. जो 10% में जो लोन मिल सकता है वो 60% में लेते हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड poor. Okay, this is the graph. Next, thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas. हमें क्या करना चाहिए? बैंक्स को देखना चाहिए कि हमें रूरल एरियाज में या पुअर पीपल को भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलनी चाहिए. That dependence of informal sources of credit reduces. बैंक को देखना चाहिए कि they must give loan to the rural people so that the rural people they do not depend on the informal sources. जो मनी लेंडर्स एंड जो ट्रेडर्स जो गलत काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन काम नहीं कर रहे, 60% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कुछ मनमानी कर रहे हैं, उनसे प्रोड्यूस खरीद रहे, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं दीज मनी लेंडर्स, उसको स्टॉप करने के लिए है, उसको बंद करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan. तो expansion जरूरी है. अब ज्यादा से ज्यादा बैंक्स बनने चाहिए, ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स खोलने चाहिए रूरल एरियाज में, सो दैट पीपल कैन अवेल. लोगों को पता ही नहीं होता है कि बैंक का, या फिर कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर में बैंक होता है, रूरल एरिया से, विलेजेस से बहुत दूर में बैंक होता है, तो वो सोचते कौन इतना दूर जाएगा, पैसे नहीं है जाने के पास, तो चलो घर के बगल में मनी लेंडर है, उसी से पैसे ले लेते हैं. तो बैंक्स दूर दूर तक बैंक्स को अपने ब्रांचेस बढ़ाने चाहिए. ठीक है. At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas poor people depend on informal. तो कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? By opening more branches, by giving more loans. बैंक को ज्यादा से ज्यादा लोन देने चाहिए. Clear? And the last topic is self-help group और SH, जिसको
SHG भी बोलते हैं। SHG क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ क्रेडिट, एक सोर्स ऑफ क्रेडिट जहां पे हम लोन ले सकते। कैसे लोन ले सकते हैं? Poor households are still dependent on informal sources of credit because of the following reasons. Banks are not present everywhere. मैंने बोला था कि बहुत कोई सोचता है कि हमारे गांव में तो बैंक नहीं है. Even if banks are present, getting a loan from a bank is much more difficult as it requires proper documents and collateral. लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, एसेट नहीं होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कागज ही नहीं होता है, तो सोचते हैं कौन इतना माथा पिच्ची करेगा, इतना कौन पैसे के चक्कर में पेपर दो, बार बार जाओ. तो सोचते हैं चलो घर के पास गांव में जो मुखिया है, गांव में जो मेरा जो एम्प्लॉय है उसके पास ही चले जाओ. राइट. To overcome this problem, people created self-help group. Self-help group मतलब खुद सेल्फ को हेल्प करो, खुद को सेल्फ को हेल्प करो. एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, 15 जन 10 जन मिलके. And there are small groups of people who promote small saving among their members. 10 लोग अपना एक ग्रुप बना दिया कि मैं अपना सेविंग यहाँ पे सेव करूंगा. मेरे पास 5,000 सेव हुई है, चलो 5,000 मैंने लगाया. 10 लोगों ने मिलके 5-5 हजार लगाया, मतलब 50,000 हो गया. तो एक छोटा सा लोन अमाउंट हो गया. Now, a typical SHG has 15 to 20 members. कोऑपरेटिव और ये दोनों सेम है, थोड़ा थोड़ा ये भी मेंबर्स है, वो भी मेंबर्स है, बट वो फॉर्मल है. वहां पे कितने मेंबर्स थे? 2,000. बट यहाँ पे 15 या 20 मेंबर्स आपस में पैसा पूल करके एक लोन लेते ना. 10 जने मिलके 5,000 दे, 5,000 दिया, 50,000 हुआ. ना किसी को 50,000 चाहिए तो वो 50,000 उसको ऐसा लोन मिल गया. इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ लफड़ा नहीं है, जस्ट अमंग योरसेल्फ, सेल्फ, खुद के अंदर ही पैसे आप इकट्ठे कर. Clear? Usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. तो जान पहचान के लोग ही आपस में मिलके ग्रुप बनाते हैं and they save. Clear? Now is advantages of self help group. हम देखेंगे कि self help group का क्या क्या advantages है. It helps borrowers to overcome the problem of लैक ऑफ कोलैटरल. ना यहाँ पे किसी का कोलैटरल भी, कोई एसेट या कोलैटरल की तो नीड नहीं है, आपस में हम पूल करके बना लेते. देयर इज नो नीड ऑफ कोलैटरल. पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे कोई 60% या फिर कोई 8.5% या 36% का कोई चक्कर ही नहीं है. यहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको आपस में एक पैसा मिल जाएगा. They are the building block of the organizations of the rural people. रूरल के लिए सबसे एफिशिएंट है, सबसे जरूर बेनिफिशियल है SHG ग्रुप्स. इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट. यहाँ पे यूजुअली कौन रहते हैं? वुमेन्स खुद में आपस में 10 महिलाएं मिलके अपना ग्रुप बना दी, तो महिलाओं को, वुमेन को किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है. आपस में दे कलेक्ट द अमाउंट. The regular meetings of the group provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition and domestic violence etc. तो ये 10-15 महिलाएं मिलके बनाते यूजुअली. ये these are formed by women. तो ये क्या करते हैं, सिंस एक ही नेबरहुड, एक ही सोसाइटी के लोग, एक ही एरिया के लोग मिलके करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेगुलरली मीटिंग्स बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको डिस्कस भी करना होता है ना. व्हेन यू डू अ पर्पस, व्हेन यू कलेक्ट मनी, जब भी आप पैसे इकट्ठे करोगे, ग्रुप बनाओगे, तो प्रॉपर्ली आपको डिस्कस भी करना है कि वो पैसे लगाओगे कहाँ. तो दे नॉट ओनली डिस्कस ऑन हेल्थ बट ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर जहाँ पे गलत काम हो रहा है उसको इम्प्रूव कैसे करे, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करे, या फिर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो चलो सब मिलके इकट्ठे करते हैं और उसको लगाते हैं. सो इम्प्रूवमेंट पे काम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम होता है, हेल्थ पे काम होता है. सो दे डिस्कस, मीटिंग्स होता है एंड दे डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग एंड दे वर्क थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसे इकट्ठे करके दे सॉल्व द प्रॉब्लम. क्लियर? Now there are some of the questions that you need to answer. Okay? Fill in the blanks. Majority of the credit needs of the dash households are met from informal. Informal मतलब poor household,
पुअर हाउस होल्ड ही इनफॉर्मल लेते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं वो तो फॉर्मल सोर्स में जाते हैं. डैश कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज द डेट बर्डन हाई. ऑब्वियसली जितना ज्यादा कॉस्ट होगा, 60% रामा का हमने देखा था ना कि उसका कॉस्ट इतना ज्यादा था, 60% इंटरेस्ट था, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंस गई. डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. पैसे सिर्फ आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी इशू करता है. बैंक चार्ज a higher interest rate on loan than what they offer on deposits. Deposits में कम होता है and interest में ज्यादा. Cash is an asset that the borrower owns. ये हमने अभी पढ़ा. It is known as collateral security. Collateral security is an asset जिसके अगेंस्ट में हमें मिलता है लोन. Now I hope this chapter is clear. हमने पढ़ा what is credit, how can credit be beneficial and how can credit be a debt trap. And हमने ये भी पढ़ा कि what are the terms of credit, क्या क्या terms है credit मिलने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर होता है. हमने ये भी पढ़ा कि बैंक कैसे अर्न करता है प्रॉफिट, टेकिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, एंड दिस वे जो इंटरेस्ट होता है उससे वो बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है. हमने ये भी पढ़ा डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कौन अच्छा है, कौन फॉर्मल है, कौन इनफॉर्मल है, कौन से जहाँ कहाँ के लोग फॉर्मल लेते हैं, कहाँ का इनफॉर्मल लेता है, why they go to informal, because they are poor, they cannot give collateral security. And last but not the least हमने ये भी पढ़ा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं. I hope this is clear. This chapter is very easy, very interesting. But still, if you have any doubt, you can anytime ask and comment below. Till then, take care. Bye bye. Thank you.